हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल द ऑर्गेनिक पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने 3 लेक्चर जो है वो कवर कर लिया है और अपने इस चौथे लेक्चर में आज जो है हम प्रॉब्लम्स डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स का, एसिड्स का और लुईस एसिड्स का। बिफोर दैट कि मैं आपको जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, थोड़ा सा मैं आपको जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स और लुईस एसिड्स के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए, फिर मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मिनरल एसिड में जो अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला एसिड होता है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम कंसनट्रेटेड भी लेते हैं, डाइल्यूट भी लेते हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, जिसको हम गैस में भी लेते हैं, लिक्विड में भी लेते हैं, डाइल्यूट भी लेते हैं, कंसनट्रेटेड भी लेते हैं। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट भी होता है, कंसनट्रेटेड भी होता है। परक्लोरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है ClO4, ठीक। फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है H3PO4। इसके अलावा जो है वो फास्फोनिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है H3PO2। फास्फोरस एसिड इस्तेमाल किया जाता है दैट इज H3PO3, ठीक। पॉलीफास्फोरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है दैट इज PPA, पॉलीफास्फोरिक एसिड। इसके अलावा जो है वो हमारा कभी कभी जो है वो HI यानी हाइड्रो आयोडिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा HF का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। इसके अलावा HBr का इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ कॉमन जो है वो मिनरल एसिड्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। और अक्सर आपको ये कभी कभी इस तरह से भी मिलता है, H+ कैटालिटिक अमाउंट में लिखा रहता है, या फिर H+ वाटर के साथ लिखा रहता है, या फिर H3O+ लिखा रहता है, ठीक है भाई। ये इस तरीके से आपको मिलता है। अलग अलग ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, अलग अलग ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म्स में, अलग अलग ऑर्गेनिक रिएक्शन के नेम रिएक्शंस में ये आपको मिलता है डिफरेंट तरीके से, ठीक। अब मैं बात करता हूं थोड़े से लुईस एसिड्स की। बड़ा शॉर्ट डिस्कशन दूंगा आपको, ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूंगा किसी भी चीज़ में, क्योंकि हमारा टारगेट आज की क्लास में प्रॉब्लम्स पे होगा। चलिए, लुईस एसिड्स एक बड़ी कैटेगरी है, तो बहुत सारे लुईस एसिड्स आपको मिलेंगे। मैंने डिस्क्राइब कर दिया है कि लुईस एसिड्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन अक्सर जो लुईस एसिड आपको मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो बोरान का मिलता है। जैसे बोरेन हाइड्राइड है, बोरान ट्राईफ्लोराइड है, बोरान ट्राईक्लोराइड है, बोरान ट्राई मिथाइल बोरेन है, या फिर ट्राई एल्काइल बोरेन है, ठीक है, या फिर PCl5 है, या PCl3 है, या फिर PuCl3 है, या फिर SnCl4 है, या फिर जो है वो P2O5 है, या फिर आपका जो है वो DCC है, DCC डाई क्लोरोसाइक्लोहेक्साइल अमाइड होता है। इसके अलावा जो है वो आपका समैरियम आयोडाइड है, समैरियम ट्रिफ्लेट है, डाई समैरियम ट्रिफ्लेट है, थ्राइस भी होता है। इसके अलावा इंडियम भी होता है, इंडियम का ट्रिफ्लेट, OTF थ्राइस, AlCl3, ठीक है, AlBr3, FeCl3, FeBr3, ठीक है, स्कैंडियम ट्रिफ्लेट, ऐसे सो ऑन बहुत सारे ऐसे लुईस एसिड्स होते हैं। मैंने बोला ये कि मैं एक समराइजेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन कॉमन बहुत सारे ऐसे लुईस एसिड्स होते हैं। एल्युमिनियम के बहुत सारे लुईस एसिड्स होते हैं, बोरान के बहुत सारे लुईस एसिड्स होते हैं, आयरन के बहुत सारे लुईस एसिड्स होते हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। लुईस एसिड्स का क्या मतलब होता है, एसिड का क्या मतलब होता है, मिनरल एसिड का क्या मतलब होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया। अब हम बात करते हैं कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स की। इनको आप रिएजेंट समझ लीजिए,
चाहे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक हिस्सा समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन आपको अच्छी तरीके से इनके बारे में पता होना चाहिए कि इनको यूज़ कैसे करना है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की। ऑर्गेनिक एसिड्स में सल्फोनिक एसिड की कैटेगरी होती है जो सबसे स्पेशल होती है, पैरा टॉलुएन सल्फोनिक एसिड या मिथाइल सल्फोनिक एसिड या ट्राईफ्लोरो मिथाइल सल्फोनिक एसिड या फिर पैरा नाइट्रोफिनाइल सल्फोनिक एसिड या फिर सिंपल सल्फोनिक एसिड, एराइल सल्फोनिक एसिड या फिर आपका ऑक्सैलिक एसिड या फिर कैम्फर सल्फोनिक एसिड या फिर हिप्यूरिक एसिड या फिर एसिडिक एसिड या फिर ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड CF3CO2H बोलते हैं, या बहुत सारे पर एसिड्स जानते होंगे आप, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड, ट्राईफ्लोरो मिथाइल परबेंजोइक एसिड या फिर परएसिटिक एसिड या फिर सल्फर का परऑक्सी एसिड होता है, कैरोज एसिड, मार्सल्स एसिड, ऐसे बहुत सारे पर एसिड पढ़े होंगे आपने। ठीक, तो ये कुछ कॉमन यूज किए जाने वाले जो है वो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो रिएक्शन में प्रोटॉन देने का काम करते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब ये हो गया कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में अपनी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रखते हैं, और जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबिलिटी अपनी ज़्यादा रखते हैं, और लुईस एसिड्स जो होते हैं वो वैकेंट p ऑर्बिटल वाले या वैकेंट d ऑर्बिटल वाले या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले रिएजेंट्स होते हैं। अभी मैंने सिर्फ एसिड, लुईस एसिड और आपको मिनरल एसिड्स के बारे में बताया। इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं, सवाल के फॉर्मेट में बताऊंगा, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल्स को रिएजेंट के फॉर्म में याद नहीं किया जाता बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स ब्रॉड कैटेगरी है। इलेक्ट्रोफाइल्स कोई भी हो सकता है, स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। तो वो डिफरेंसेस तो मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब सवाल करते हैं। चलिए बिना समय खराब किए हुए सवाल स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ये रिएजेंट्स लिखवा दिए, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ये कॉमन यूज किए जाने वाले सारे रिएजेंट्स हैं और अक्सर आपको रिएक्शन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग जगहों पर मिलेंगे। अब मैं आपको जो प्रॉब्लम्स करवाऊंगा आज, उनमें मेरा फोकस होगा कि मैं आपको डिफरेंस बताऊं कि एसिड में, लुईस एसिड में या इलेक्ट्रोफाइल्स में किस तरह से डिफरेंस होता है। चलिए पहली प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एसिड, लुईस एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड वाला कोई रिएजेंट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, तभी आप उसके रोल को अप्लाई करेंगे। जो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि एसिड का काम क्या होता है, लुईस एसिड का काम क्या होता है या फिर मिनरल एसिड का क्या काम होता है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा रिएजेंट नहीं लिखा हुआ है, ना तो आप देखिए इस MeOI के साथ लिखा हुआ है और ना ही यहाँ पर इसके साथ लिखा हुआ, क्योंकि DBU होता है। DBU एक हिंडर्ड बल्कि बेस है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है, जो बेस की तरह काम करता है। सिर्फ साइड में बहुत बड़ा होता है, तो सिर्फ ये बेस की तरह एक्ट करता है, एसिडिक प्रोटॉन निकालने की टेंडेंसी रखता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं एक्ट करता। तो यहाँ पर तो कोई भी एसिड, लुईस एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड नहीं दिया है। दिया हो सकता है, एक और स्कीम ले लेते हैं।
TSOH और उसके साथ लिया गया है, मान लीजिए TSOH है और TSOH के साथ ऐड किया गया है, सपोज कीजिए कि आपका एक न्यूक्लियोफाइल और उसमें मैंने स्पेसिफाई कर रखा है कि ये 1 किलोबाइट है। ठीक, अब ध्यान से देखिए कि यहां पर जो NaOI है उसके साथ तो कोई एसिड, लुईस एसिड या मिनरल एसिड नहीं है। इसके साथ भी DU है तो इसके साथ भी कोई लुईस एसिड, मिनरल एसिड या लुईस एसिड नहीं है। लेकिन इसके साथ है TSOH यानी कि पैराटॉलुएन सल्फोनिक एसिड। अब पैराटॉलुएन सल्फोनिक एसिड है तो मैंने आपको बताया कि ये प्रोटॉन देने का काम करेगा। प्रोटॉन किसको देगा? प्रोटॉन उसको देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास में आएगी? ऑक्सीजन के लोन पेयर के फॉर्म में है और OH के लोन पेयर के फॉर्म में है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई सिग्मा बॉन्डेड हेटेरोएटम हो और उस पर लोन पेयर हो हेटेरोएटम पे, तो वहाँ पर वो जब प्रोटॉन देता है तो जो उस हेटेरोएटम सिग्मा बॉन्डेड वाले ग्रुप होता है उसको बढ़िया लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। ये मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि अगर मान लीजिए कि पाई बॉन्ड के थ्रू कोई हेटेरोएटम जुड़ा हुआ है जिसके पर लोन पेयर है, तो वो लुईस बेस की तरह काम करता है और प्रोटॉन लेकर के जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है। ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी। चलिए अब इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले तो देखिए आप ये समझ लीजिए कि इसमें पहले वाले कॉन्सेप्ट में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर OH पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। अब मैं अगर OH के लोन पेयर की बात करूं तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और ऑक्सीजन पे लोन पेयर की बात करूं तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं रिएक्शन में, या फिर इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं रिएक्शन में। लेकिन किस तरह से करेंगे? एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, जाहिर सी बात है कि भाई इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को जब आप अटैक कराएंगे जो डबल बॉन्ड के थ्रू है, तो ये कार्बोनाइल है, पाई बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। पाई बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, इसका मतलब मजबूत है, इसको तोड़ना मुश्किल है। तो डेफिनेटली अगर इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो इस कार्बोनाइल ग्रुप की स्टेबिलिटी को कम करेगा। लेकिन अगर आप इस OH के लोन पेयर को अटैक कराएंगे तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के रिमूवल से खत्म हो जाएगा। इसका कहने का ये मतलब हुआ कि इसका प्रोटॉन निकलेगा तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा अटैक के बाद वो रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब इस रिएक्शन में आप आसानी से जिसको न्यूक्लियोफाइल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं वो है OH का लोन पेयर। ठीक है, एक और आप एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं कि जो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है कार्बोनाइल वाला, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन पर है, जबकि इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। और आपको पता है sp2 का परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है और sp3 का परसेंट एस कैरेक्टर कम होता है। तो जिसका परसेंट एस कैरेक्टर कम होगा वो लोन पेयर को अपने पास होल्ड करके कम रखेगा और आसानी से देना चाहेगा लोन पेयर को। लेकिन जो sp2 होगा वो लोन पेयर को ज़्यादा होल्ड करके रखेगा और आसानी से नहीं देना चाहेगा। इसका मतलब जो OH का लोन पेयर है वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है इन कंपैरिजन टू कार्बोनाइल के ऑक्सीजन के लोन पेयर के। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप परसेंट एस कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाएं तो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको अटैक किससे कराना है? OH से। तो चलिए कराते हैं। तो भाई ये OH का लोन पेयर है, डेफिनेटली ये वहीं अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ है भाई? इस कार्बोनाइल पे। क्यों है? इस ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन क्या करेगा? अपनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पुल लगाएगा और इसकी वजह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और चूंकि I एक लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ये किस तरह से बिहेव करेगा बेटा? मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कार्बोनाइल कार्बन पे पाई बॉन्ड के थ्रू कोई इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जनरेट हो रहा है और वो उस पर इलेक्ट्रोफिलिक का कैरेक्टर है तो उसे आप पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, और ये पाई बॉन्डेड सिंपल इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे क्योंकि ये किसी पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में नहीं है, किसी कैटायन के फॉर्म में नहीं है, किसी वैकेंट ऑर्बिटल के फॉर्म में नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव चार्ज के कैरेक्टर के फॉर्म में है जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट की वजह से जनरेट हो रहा है। तो आप कहेंगे क्या कि भैया इसका अटैक इस ऑक्सीजन पे कराओ, इस कार्बन पे कराओ, कार्बोनाइल कार्बन पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक है, और फिर बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ तोड़ दो क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और चूंकि लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर इसे दोबारा वापस लाओ। इस डबल हेडेड एरो का मतलब है कि तोड़ा और हाइब्रिडाइजेशन को इस कार्बोनाइल पे पहले sp2 से sp3 किया,
फिर दोबारा वापस लाके sp2 बनाया और लीविंग ग्रुप को निकाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस O न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बोनाइल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये लीविंग ग्रुप है। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन में जब हमने लिखी हुई स्पीशीज से पहचाना कि ये क्या है और जो दिया गया है उससे पहचाना कि ये किस तरह से बिहेव करेगा, तभी हमें समझ में आया कि इसमें कौन सा रिएक्शन हुआ। इसका मतलब इसकी बेसिक प्रॉपर्टी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का कंसेप्ट शुरू होता है। और अगर आपको वो अच्छे से आता है, बढ़िया से समझ में आता है, उस पर आपकी कमांड है, प्रैक्टिस है, थ्योरेटिकल और प्रॉब्लमेटिक दोनों तरह की कमांड है, तो आप अच्छी तरह से उसको डील कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि यहाँ पर क्या हो गया, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। और ये वाला जो हमारा है वो क्या है बेटा, वो हमारा ये क्या है, ये हमारा है सिंपल पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बेटा, तो OH को आप अटैक करा दीजिएगा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे COAB जुड़ जाएगा और फिर I- आ जाएगा, उस I- का इस H पे अटैक करा के इसका H तोड़ दीजिएगा, तो यदि O पर क्या जुड़ जाएगा, COAB। तो इसको आप O एसाइलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो COMe है, जिसको आप एसाइल इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं। समझ में आ गया बेटा आपको, क्लियर हो गई आपको बात। अब आते हैं हम प्रोडक्ट आप बना लीजिएगा, इसका H हटा करके COAB जोड़ लीजिएगा और H को I के साथ जोड़ के HI बना लीजिएगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं अपने इस दूसरे वाले सवाल पे, इसमें DBU के साथ MECH2OTS है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया बेटा कि यहाँ पर आपके पास बेस है, शुरुआत ही यहीं से होती है मेरे भाई, शुरुआत ही यहीं से होती है, बेस है तो बेस प्रोटॉन लेगा। कौन सा प्रोटॉन लेगा भैया? एसिडिक प्रोटॉन लेगा। किसके पास एसिडिक प्रोटॉन है? जिसका प्रोटॉन निकलने के बाद माइनस चार्ज स्टेबल हो। किसका प्रोटॉन निकलने के बाद माइनस चार्ज स्टेबल है? OH का। इसका मतलब कि DBU बेस है, अगर ये बात हमें पता है तो हमें यह भी पता होगा कि वो क्या करेगा, फिर हमें यह भी पता होगा कि वो कहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, और फिर अगर प्रोटॉन निकाल लिया तो माइनस चार्ज बन गया, और जैसे ही इसमें माइनस चार्ज बनेगा ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्शन में बिहेव करेगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो अटैक कहाँ करेगा, ये देखिए लीविंग ग्रुप है OTS, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। मैंने बताया था आपको कि अगर किसी कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल का कैरेक्टर है और वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू है तो उसको सिंपल सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले DBU बेस पहचानो, फिर DBU बेस से एसिडिक प्रोटॉन को कनेक्ट करो, फिर उसके एसिडिक प्रोटॉन को निकाल के एनायन जनरेट करो। वो एनायन एक बढ़िया न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, और जो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है वो वहां अटैक करना चाहता है जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी कम इलेक्ट्रोफिलिक वाले सेंटर को ढूंढो। कम इलेक्ट्रोफिलिक वाले सेंटर को ढूंढ लिया और लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका वहां पर अटैक करा दो और OTS को निकाल के वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दो। और ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो लीविंग ग्रुप है, जो sp3 कार्बन पे हो या सैचुरेटेड कार्बन पे हो, उसी को बोलते हैं एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए कितना आसान है, ये अपनी कहानी खुद कह रहा है। अगर आप बेस को जानते हैं तो एसिडिक प्रोटॉन को जानते होंगे, एसिडिक प्रोटॉन को जानते होंगे तो फिर आप न्यूक्लियोफाइल को जानते होंगे, अगर आप न्यूक्लियोफाइल को जानते होंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को जानते होंगे, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को जानते होंगे तो लीविंग ग्रुप को जानते होंगे, अगर लीविंग ग्रुप को जानते होंगे तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को भी आपको जानना ही पड़ेगा। सब कहानी अपने आप बयान कर रहा है ये सब, लेकिन तब जब आप इसको समझ के पढ़ें, रटने की कोशिश ना करें। ठीक बेटा? चलिए, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर इस O का प्रोटॉन निकाल लेगा, ये O माइनस हो जाएगा, फिर इसका यहाँ पर अटैक होकर के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं अपने इस तीसरे वाले सवाल पे। जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा कि यहाँ पर अब मिनरल एसिड, सॉरी ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड नहीं TSOH, ऑर्गेनिक एसिड दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये प्रोटॉन देगा, इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से पहले प्रोटॉन देगा, और प्रोटॉन उसे देगा जो प्रोटॉन आसानी से लेना चाहेगा। तो भाई प्रोटॉन तो दोनों आसानी से ले सकते हैं, मान लो ठीक है कि ये ज़्यादा आसानी से ले सकता है और ये कम आसानी से ले सकता है, लेकिन ले दोनों सकते हैं।
तो इस बात को थोड़ा सा मैं आपको लिख करके एक्सप्लेन करता हूँ। OH शायद मैसेज यहाँ पे था। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे आपने एसिड लिया है, तो प्रोटॉन यहाँ भी जुड़े और प्रोटॉन यहाँ भी जुड़े। अब आप खुद सोचिए कि जब प्रोटॉन जुड़ेगा तो किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, किसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ये सोचना पड़ेगा हमको। क्यों सोचेंगे इसको? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल लिख दिया है। और बेटा ये बहुत क्लियर सी बात है कि जहां पर आप ये कहें कि परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा। और यहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा किसका है? जिस पे पहले से डबल बॉन्ड बना हुआ था, क्योंकि उसमें sp2 कैरेक्टर था। तो यानी कहने का मतलब है कि इस ऑक्सीजन का जिस पे आप कार्बोनाइल बोल रहे हो उसका परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा है। और अगर परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा होगा इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। तो अगर न्यूक्लियोफाइल एक्सेस में होता तो दोनों जगह अटैक करता, लेकिन चूंकि 1 है तो वो वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा कमी है। और ज़्यादा कमी कहाँ है? इस कार्बोनाइल कार्बन पे, क्योंकि इसका परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा है। क्लियर? और इस वजह से फिर जो है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा हो गई, तो आपका जो प्रोडक्ट बन गया है, फाइनल जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर O माइनस हो जाएगा, यहाँ पर Mu हो जाएगा, और यहाँ पर आपका OH2 प्लस हो जाएगा। फिर इसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, ये Mu हो जाएगा, और ये आपका OH रह जाएगा। तो ये इसका सही तरीका है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो है वो मिनरल एसिड लेते हो और किसी सिंपल लोन पेयर कंटेनिंग सिग्मा बॉन्डेड ग्रुप पे उसको अप्लाई करते हो तो वो उसको लीविंग ग्रुप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके सिग्मा बॉन्ड को वीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी सिंपल डबल बॉन्ड पे लेते हो, ट्रिपल बॉन्ड पे लेते हो, या फिर जो है वो किसी जो होता है वो हेटेरोएटम वाले पाई बॉन्डेड ग्रुप पे लेते हो, तो वहाँ उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने का काम करता है, जुड़ करके उस पर ज़्यादा बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल बनाने का काम करता है। ठीक, क्लियर हो गए हुए इस सवाल के कॉन्सेप्ट के बारे में? आपको समझ में आ गया होगा आपको। अब हम एक दूसरा सवाल लेते हैं। जितना सवाल करेंगे बेटा उतना क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट। मैं आपको बढ़िया बढ़िया चुन के सवाल कर रहा हूं, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कैरोथर है, क्लेडन है, उन सब से। चलिए आते हैं अपने दूसरे सवाल पर। ये एक सवाल है छोटा सा। BF3 के साथ वाटर लिया है और कैटालिटिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वाटर लिया है। आप पहले पहचानिए कि यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ लुईस एसिड, यहाँ पे क्या है? मिनरल एसिड है। लुईस एसिड क्या करता है भैया? वहाँ जाता है जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, जो लुईस बेस हो। लुईस बेस कौन भैया? यहाँ पे 2 लुईस बेस। एक लुईस बेस तो आपका कौन सा है? देखिए भाई, ये OH, और यहाँ पे ये वाला OH।
एम है तो जाहिर सी बात है उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि एम अपना प्लस आई इफेक्ट डाल रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट से जो है वो ज़्यादा उसको इलेक्ट्रॉनिक रिलीज कर देगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी जुड़ सकता है और यहाँ इस OMe पे भी जुड़ सकता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जुड़ेगा कहाँ। मैं आपको सिंपल इस सल्फ्यूरिक एसिड से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करिए कि मैं सिग्मा बॉन्डेड वाले हेटेरोएटम वाले ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको ये बताया कि सिग्मा बॉन्डेड वाला कोई भी हेटेरोएटम के साथ अगर लोन पेयर है, अगर वहाँ पे आप जोड़ते हो H+ को या लुईस एसिड को, तो वो उसे बढ़िया लीविंग ग्रुप में चेंज करने का काम करता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं इसको बढ़िया लीविंग ग्रुप में चेंज करूंगा और चेंज करके इसको बाहर निकालूंगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। सिमिलरली अगर मैं इस OMe को बढ़िया लीविंग ग्रुप में चेंज करूंगा और उसको बाहर निकालूंगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कहाँ पे प्रोटोनेशन होगा या कहाँ पे रिएक्शन होगा। बहुत क्लियर, यहाँ पे इस OH के लोन पेयर के रेजोनेंस से इस कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी मिलेगी, जबकि यहाँ पर इसको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस एसिड को लेता हूँ कैटालिटिक अमाउंट में या इस BF3 को लेता हूँ कैटालिटिक अमाउंट में, तो उस लुईस बेस के साथ ये जुड़ेगा या उस बेस के साथ जुड़ेगा या उस लोन पेयर कंटेनिंग हेटेरोएटम के साथ जुड़ेगा, जिससे बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नहीं होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर जो ग्रुप था वो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन। और अगर बन गया कार्बोकेटाइन तो इसका मतलब ये है इलेक्ट्रोफाइल, और अगर ये है इलेक्ट्रोफाइल तो इसका मतलब इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो यानी कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज पर OH ने अटैक कर दिया, और जैसे ही OH ने अटैक किया बेटा क्या हो गया, ब्रोकन OMe, और इस पर 2 OH आ गए। और जैसे ही एक कार्बन पर 2 OH आते हैं उनको बोलते हैं जेमिनल डाइऑल, और वो स्टेबल नहीं होते हैं, तो यानी कि वो वाटर एलिमिनेट कर देगा, और वाटर एलिमिनेट कर देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। यानी कि इस OH OMe को हाइड्रोलाइज करके, हाइड्रोलिसिस करके वाटर न्यूक्लियोफाइल की मदद से एल्डिहाइड बनाने के लिए एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा है। और एसिड कर क्या रहा है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा रहा है कार्बोकेटाइन जनरेट करके। कहाँ जनरेट करेगा कार्बोकेटाइन, जहाँ ज्यादा स्टेबल हो कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा, जहाँ वहाँ ज्यादा रेजोनेंस लगेगा, लोन पेयर ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। सिमिलरली BF3 भी ऐसे ही करेगा बेटा, ये लोन पेयर इसके साथ ऐसे जुड़ेगा, इस पे नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, ये बढ़िया लीविंग ग्रुप बन जाएगा, फिर ये निकल जाएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर उस पर वाटर अटैक कर देगा। तो बेटा कहानी रिएक्शन अपनी खुद कहेगा, बस आपको उस तक पहुंचना है, याद नहीं करना कोई चीज, रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेन किया बेटा, उसी को मैं बस प्रॉब्लम्स के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आपको उसका कंसेप्ट और बढ़िया क्लियर हो जाए। चलिए एक और बहुत बढ़िया सवाल मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3।
TSOH 1 इक्विवेलेंट है और इस पे वाटर लगाया जा रहा है, उसकी वाटर ऐड किया जा रहा है। देखिए, अब सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें लिखा क्या है, दिया क्या है। देखिए, अगर इस सवाल में देखो तो इसमें दिया हुआ MeCH2I। MeCH2I का मतलब है कि कार्बन पर I जुड़ा हुआ है और I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस पे नेगेटिव है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो भी सिग्मा बॉन्डेड सिंपल कार्बन इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पहचानना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं। तो ऑक्सीजन पे भी इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन पे भी इलेक्ट्रॉन है और आप जानते हैं बेटा कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इसका मतलब नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से शेयर करेगा। इसका मतलब नाइट्रोजन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा और बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा तो इसका अटैक करेंगे इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे और आई निकाल देंगे। तो यानी कि सिंपल न्यूक्लियोफाइल होगा इसमें और इलेक्ट्रोफाइल पर आप उसका अटैक करा देंगे। तो कैसे पहचाना कि इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल दिया है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे पहचाना? क्योंकि ये ना तो किसी पॉजिटिव चार्ज के, ना तो ये जो है वो किसी H+ के फॉर्म में है, ना ही ये किसी वैकेंट ऑर्बिटल के फॉर्म में है। सिंपल एक पॉजिटिव चार्ज के कैरेक्टर के फॉर्म में है और अगर पॉजिटिव चार्ज के कैरेक्टर के फॉर्म में होगा तो फिर जो है ये न्यूक्लियोफाइल के साथ ही रिएक्ट करेगा। अब बात करते हैं TSOH 1 इक्विवेलेंट की। काम देखिए यहाँ पर भी वैसा ही होगा लेकिन बिहेवियर बदल जाएगा। अब ये TSOH है यानी कि एसिड है, यानी कि अब ये वहां जुड़ेगा जो जहां ज्यादा बढ़िया बेस होगा और ज्यादा बढ़िया बेस भी यही होगा क्योंकि ये लोन पेयर ज्यादा आसानी से देगा H+ को, यानी कि बेस भी यही बढ़िया है, न्यूक्लियोफाइल भी यही बढ़िया है। डिपेंड करता है कि उसके साथ दिया क्या है, क्या लिखा है। अगर ये लिखा है तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये लिखा है तो ये बेस है। ये मैंने आपको बेस और न्यूक्लियोफाइल के साथ भी डिफरेंशिएट किया था और एसिड और इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। समझ में आ गई मेरी बात? तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ बाबू कि यहाँ पर जब आप लोगे तो ये बढ़िया लीविंग ग्रुप बन जाएगा क्योंकि सिग्मा बॉन्डेड है और जब यहाँ पे लोगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होकर के यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यानी कि प्रोसेस ही बदल जाएगा, प्रोसीजर ही बदल जाएगा, तरीका ही बदल जाएगा। लेकिन वो आपको याद नहीं करना, वो आपको समझना है उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट के साथ कनेक्ट करके। तो कहने का मतलब यह हुआ बाबू कि इसको बढ़िया लीविंग ग्रुप में चेंज करो, मेक अ कार्बोकेटायन एंड अटैक ऑफ दिस वाटर। तो इस NMe2 की जगह पर OH जोड़ दो, ये वाला रिएक्शन हो जाएगा और इस NMe2 पर ये इथाइल जोड़ दो और पॉजिटिव चार्ज लगा दो। ये भी बढ़िया लीविंग ग्रुप में तो कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल होगा, जबकि यहाँ इस TSOH के साथ रिएक्शन में ये बेस होगा। समझ में आ गई? अब आपको क्या करना है कि मैंने आपके साथ ये 3 प्रॉब्लम शेयर करी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको अपने तीसरे लेक्चर में एक्सप्लेन किया, पहले आप उनके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लें, इन तीनों प्रॉब्लम्स के साथ कोरिलेट कर लें, बढ़िया से समझ लें। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एसिड, बेस, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल सबसे जुड़ी हुई कम से कम 10 प्रॉब्लम्स लेकर के आऊँगा। पहले मैं आपको उनको शेयर कर दूंगा, मतलब कि अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ वो 10 प्रॉब्लम, आप उनको करिएगा और फिर मैं आपके साथ लाइव कनेक्ट होकर के उन प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कराऊंगा और ये देखूंगा कि आप लोग कितना सीख रहे हैं। क्योंकि बेटा देखिए ये यूट्यूब चैनल की तरह से आप इसको लेके नहीं जस्ट हमको जाना है और देखना है प्रतीक सर क्या पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से मत लेकर चलिए इसको इस तरीके से लेके चलिए कि मुझे ऑर्गेनिक सीखनी है, ऑर्गेनिक को सब बच्चों तक पहुंचाना है। इस उद्देश्य या इस मकसद के साथ मैं इन सारी वीडियोस को बना रहा हूँ बेटा। तो प्लीज़ मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो जो मेरे तीसरी लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम्स के साथ जोड़िए, कनेक्ट कीजिए और थोड़ा सा उसको एलाबोरेट कीजिए, ठीक। और फिर अपने नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंबाइंड सारा जितना न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, एसिड और बेस बताया है उसके प्रॉब्लम्स को लेकर के आऊँगा मैं और उनको पहले आपको दे दूंगा, आप उनको पहले करिएगा। उनके बाद फिर मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगा, डिस्कस करूंगा आपसे कि आप उनको कितना करे हो आप, और फिर उसके बाद एक टाइम दे दूंगा कि उस पर मैं आपसे लाइव जुड़ रहा हूँ और आपसे लाइव जुड़ करके मैं एक्सप्लेन करूंगा उन सबको। और उसके बाद
फिर जो है वो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप और आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन मैं वही चाहता हूँ आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से इंटरेस्टिंग मैनर में सीखा जा सकता है और आसानी से इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है प्रॉब्लम्स में। चाहे छोटी प्रॉब्लम्स है चाहे बड़ी प्रॉब्लम्स है, शुरुआत बेसिक से ही होती है। समझ गए मेरी बात को? कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, मुझे बताइए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके आंसर्स देने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई आंसर्स में डिले हो जाए, कोई समस्या हो जाए तो उसमें आप परेशान मत होइएगा। जैसे मैं देखूँगा मैं आपको बताऊँगा। और जुड़े रहिए कंटिन्यूअसली, सारी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखिए बेटा, स्किप मत कीजिए। कुछ चीज़ें आपको आती हैं अच्छी बात है, नहीं आती हैं और बढ़िया सीखिए, ये करिए। ठीक, आपको सारी मेरी बात समझ में आ गई होंगी और इन प्रॉब्लम्स को उन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ कोरिलेट करके भी समझ लीजिएगा और उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस में भी ले आइएगा। ठीक है, चलिए, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा। अपने सारे स्टूडेंट्स को या अपने जितने भी यूट्यूब चैनल पे हमारे जो इस वीडियो को देखने वाले लोग हैं, उन सबसे मेरा बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताइए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से मैं सिखाना चाहता हूँ, और द ऑर्गेनिक पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस मेरा यही मकसद है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सभी मेरे स्टूडेंट्स को। टेक केयर, गुड डे।